बेटियां चाहे जितनी अच्छी पढ़ाई कर रही हों, एक उम्र निकल जाने के बाद हर माँ अपनी बेटी के साथ वही गलती करने की कोशिश करती है जो कभी किसी जमाने में उसकी माँ ने उसके साथ की थी। इस सच को बखूबी सुनाती है मालती जोशी जी की कहानी आखिरी शर्त। दोपहर की चिलचिलाती धूप में दीदी घर पहुंची और हाफते हुए बोली, जरा जल्दी से तैयार हो जाओ, सराफे तक चलना है। ऐसी भी क्या जल्दी है, जरा सांस तो ले लो। अरे अब 2 महीने तक इस मरी सांस के नखरे उठाने तक का भी समय नहीं है। उन लोगों ने इतनी कम मोहलत दी है कि मेरा तो सोचकर दम ही निकला जा रहा है। देखो ना, परसों फूलदान है और अभी तक दूल्हे की अंगूठी का पता तक नहीं है। पहेलियां मत बुझाओ दीदी, तुम किसकी शादी की बात कर रही हो? लो और सुनो। दीदी ने तुनक कर कहा, मेरी 10-5 लड़कियां हैं क्या? मैं अवाक रह गई। दीदी, क्या तुम सचमुच मधु की शादी कर रही हो? तो इसमें इतना ताज्जुब वाली क्या बात है? अरे इस उम्र में तो मैं मधु की माँ बन गई थी। हाँ, तभी तो तुम 40 की उम्र में सास बनने जा रही हो। खैर तुम अपनी बात छोड़ो। तुम कोई स्कॉलर नहीं थी, तुम्हारे सामने कोई करियर नहीं था। मधु की प्रीलिम्स की परीक्षा सर पर है। इस हंगामे के बीच लड़की क्या खाक पड़ेगी? वो आईएएस की तैयारी कर रही है, कोई साधारण एमए बीए नहीं। अरे आईएएस गया भाड़ में, तुम ही लोगों ने उसका दिमाग खराब कर रखा है। लो और सुनो, तुम्हारी बिटिया की हौसला अफजाई करना भी अब क्या गुनाह हो गया है? हर साल मेरिट लिस्ट में आने वाली लड़की कलेक्टर नहीं बनेगी तो और कौन बनेगा? हम तो बड़ी आस लगाए थे कि हमारे परिवार में भी कोई कलेक्टर बनेगा। अच्छा, और इस कलेक्टरनी के लिए कमिश्नर दूल्हा हम कहाँ से लाएंगे? तो क्या सिर्फ इसीलिए तुम इतनी ब्रिलियंट लड़की का करियर चौपट कर दोगी? और एक बार करियर बन जाए तो क्या ये लड़कियां हाथ में आती हैं? इनके पंख निकल आते हैं। सारा मूड चौपट कर दिया। मैं ही पागल थी जो यहाँ भागी भागी तुम्हारा भाषण सुनने चली आई। ये तो हुआ नहीं कि बधाई दे देती, लड़के वालों के बारे में कुछ पूछती। यही काम होता है क्या छोटी बहनों का? दीदी का गुस्सा देखकर मैं कपड़ा बदलने चली गई। मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे। सड़क पर आकर भी उनका पारा हाई था। आखिर मैंने लड़के वालों के बारे में पूछा। घंटे भर से जैसे वो इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। एक बार शुरू हुई तो बोलती ही चली गई। होने वाले दामाद की पूरी वंशावली उन्होंने सुना दी और बताया कि कितनी छानबीन के बाद ये रिश्ता हाथ लगा है। मधु ने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो ये हीरा उनके हाथ लगा है, वरना जाने कैसे कैसे धनी मानी लोग आस लगाए बैठे थे। हर कहीं से बहुत दान दहेज भी मिल रहा था, मगर लड़के ने जैसे ही मधु की फोटो देखी, सारी फोटो वापस कर दी। पूरे रास्ते उनका वर पक्ष का गुणगान चलता रहा। बेचारी लड़की, अपने भविष्य के लिए उसने कितने सपने बुने थे, सब धरे के धरे रह जाएंगे। अपनी पुश्तैनी दुकान से उन्होंने अपने हीरे जैसे दामाद के लिए हीरे की अंगूठी खरीदी। एक 3 तोले का मंगलसूत्र मधु की सास के लिए ऑर्डर किया। मधु का सेट तो पहले से ही तैयार था। एक चांदी की ट्रे खरीदी। सीढ़ियों से उतरते वक्त दीदी बोली, सास पिटारा ऐसा भेजूंगी कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। शादी का जैसे उन पर नशा चढ़ गया था। उनका पस चलता तो पूरा बाजार खरीद लेती। पर्स में जब किराए लायक पैसे बचे तब उन्होंने खरीदारी बंद की। इतने जोखिम के साथ उन्हें अकेले घर जाने देना ठीक नहीं था, सो उनके साथ उनके घर होली। घर एकदम सुनसान पड़ा था, वरना 24 घंटे बजता ट्रांजिस्टर और उसके सुर में सुर मिलाती मधु उनके घर के स्थायी प्रतीक थी। मैंने पूछा, दीदी मधु घर पर नहीं है क्या? अपने कमरे में होगी। अरे मिल लो, लेकिन उसके आगे कुछ ऐसा वैसा मत बोलना, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। वो पहले ही मुंह फुलाए बैठी है। हम साधारण लोग हैं, बहुत ऊंचे सपने देखना हमें शोभा नहीं देता। सपनों पर तो तुम प्रतिबंध नहीं लगा सकती, बाकी तो तुम अपने मन की कर ही रही हो। सपनों से जिंदगी नहीं चलती रे। क्या सारे सपने पूरे हो जाते हैं? अब इसी को ले लो, हर साल कितने लोग एग्जाम देते हैं, क्या सब पास हो जाते हैं? इस आशा में उम्र बढ़ाने से क्या फायदा? इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज हाथ नहीं लगता। हालांकि दीदी की बात में कोई वजन नहीं था, पर उन्हें आश्वस्त करके ही मैंने मधु के कमरे में प्रवेश किया। वो सूनी आंखों से खिड़की के पार निहार रही थी। सामने फ्रांस की राज्य क्रांति का इतिहास खुला पड़ा था। खिड़की से आ रही हवा से उसके पन्ने फड़फड़ा रहे थे। इतिहास उसकी आईएएस की परीक्षा का प्रमुख विषय था। मैंने उसके गले में झूलते हुए कहा, हेलो हनी, कैसी हो? सब चुपचाप तय कर दिया, हमको हवा तक न लगने दी।
उत्तर में उसने 2 बूंद आंसू टपका दिए। हट पगली, ऐसे रोते हैं क्या? पर मन दुखी हो गया। दीदी मधु तो रो रही है। अरे शादी की बात सुनकर सब लड़कियां रोती हैं। निर्लिप्त भाव से चाय का कप पकड़ाते हुए बोली, तुम भी रोई थी, मैं भी रोई थी। तुम क्यों रोई थी दीदी, याद है? तुम्हारा कॉलेज जाने का अरमान अधूरा रह गया था। अम्मा बाबूजी ने कहा था लड़की को बीए करा देंगे तो लड़का कहाँ से लाएंगे, और आज वही अन्याय तुम अपनी बेटी के साथ कर रही। पीढ़ियां बदल गईं पर मान्यताएं वहीं रह गईं। अरे मेरी लड़की डबल एमए है। मैंने जो सहा है उसका 10वां हिस्सा भी उसके हिस्से में नहीं आने दिया। तुम्हें पता है उस समय मैं क्यों रोई थी? मेरा गाना बजाना सगाई के बाद छुड़वा दिया गया था। मेरी सास ने इसकी सख्त हिदायत दी थी। जब तक वो जीती रही मैं तो गुनगुना भी नहीं पाई। अब तो आवाज ही मर गई है। पर मैंने मधु के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दिया। उसकी दादी गालियां निकालती रही, पापा बरसते रहे, पर मैंने हमेशा मधु का साथ दिया। मैंने तो उसकी सास से साफ साफ कह दिया, मैं पिछली पीढ़ी की थी इसलिए मन मार कर रह गई, पर मेरी बेटी से ये न हो पाएगा। मैं दीदी का तमतमाया चेहरा देखती रही। वक्त के साथ घाव भर गए थे, पर टीस अभी भी बाकी थी। प्रसंग छिड़ते ही मन की पीड़ा सतह पर आ गई थी। मुझे चुप देखकर वो ममता भरे स्वर में बोली, तुझे मधु की पढ़ाई की चिंता है ना? अरे भाग्य में विद्या होगी तो पढ़ी लेगी, वो बड़े समझदार लोग हैं। मैंने कहा रहने दो दीदी, शादी के बाद पढ़ना क्या होता है मुझसे पूछो। सारा घर जैसे आप पर पहरा देता है, और गलती से फेल हो गए तो सारी जिंदगी ताने सुनो। अनजाने में मेरे अपने घाव भी हरे हो गए थे। घर लौटते वक्त मधु का आंसू भरा चेहरा व्यथित कर रहा था। बच्चों के पंख कुतरने ही हैं तो उन्हें आकांक्षाओं का आकाश हम देते ही क्यों? लगा घर पहुंचूंगी तो सबके मुंह फूले होंगे, क्योंकि पड़ोस से चाबी लेकर घर खोलना न बच्चों को पसंद है और न उनके पापा को। घर के दरवाजे पर सबके स्वागत में उपस्थित रहना जैसे मेरी जिम्मेदारी है। पर घर पहुंची तो मौसम खुशगवार था। चलते वक्त दीदी ने मिठाई का एक डब्बा थमा दिया था। मिठाई और मधु की शादी की खुशखबरी एक साथ पाकर जनता और खुश हो गई। पर आश्चर्य तो तब हुआ जब श्रीमान जी मेरे सामने काजू की कतली का एक डब्बा लेकर खड़े हो गए। लो तुम भी मुंह मीठा करो, तुम्हारी बिटिया भी झंडे गाड़ कर आई है। अच्छा क्या हुआ? ओ मम्मा, आई एम सो हैप्पी टुडे, कहते हुए मेरी षोडशी कन्या मेरे गले से झूल गई। अरे क्या हुआ बताओ तो? तुम्हारी लाडली बिटिया को मद्रास कला केंद्र से स्कॉलरशिप मिली है। किसके लिए? भरतनाट्यम के गहन प्रशिक्षण के लिए। अब तुम्हारी लाडो 3 साल मद्रास में रहकर बड़े महारथियों से भरतनाट्यम का प्रशिक्षण लेगी। मैंने उसके पिता से सख्त लहजे में पूछा, अगर 3 साल मद्रास में रहेगी तो उसकी पढ़ाई का क्या होगा? अरे पढ़ाई तो करने जा रही है। ये भी कोई पढ़ाई है भला? अच्छा भला तो नाच लेती है, प्रशिक्षण लेकर क्या करेगी? अरे ये भी तो सोचो भला, बीए एमए करके लोग क्या कर लेते हैं। 810 लोगों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से सिर्फ 10 लोगों को चुना गया है। उसमें से तुम्हारी बिटिया भी है। कब भरे फॉर्म? किसने भरवाए? आवेश से मेरा गला रूंध गया। इतना बड़ा कदम वो अपने आप तो उठाएगी नहीं। मैंने भरवाए फॉर्म? अगर मुझसे पूछा होता तो मैं तो कभी हाँ ना करती। मैं तो इसके डॉक्टर बनने का सपना लिए बैठी थी। छी, मैं नहीं बनूंगी डॉक्टर। मुझे चीरफाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तुम्हें तो बस पैर में घुंघरू बांधकर मटकना पसंद है, तो इसमें बुराई क्या है? अरे मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो और भी तो विद्याएं हैं, कि बस नाचना ही बचा है। शीतल के पिता गंभीर स्वर में बोले, बच्चों पर अपनी नापसंद पसंद लादने के दिन लद गए। उनकी रुचि का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैंने चिढ़कर कहा, तो हम कब पीछे हटे हैं? इसके लिए मैंने ट्यूशन रखा, महंगे कपड़े सिलवाए, रियाज के लिए टेप रिकॉर्डर रखा, शौक के लिए हैसियत से ज्यादा ही करते रहे हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब छोड़कर बस उसी में जुट जाओ। साल भी भूखो, रुपया भी बर्बाद करो। अरे शौक अपनी जगह है, करियर अपनी जगह। डांस उसका सिर्फ शौक नहीं है कुसुम, वो उसे अपना करियर बनाना चाहती है। अरे क्या बात कर रहे हो? कल को उसकी शादी करनी है कि नहीं? लड़के वाले पूछेंगे तो क्या कहेंगे? लड़की सिर्फ नाचना जानती है, वो क्या गहन प्रशिक्षण प्राप्त है। बड़ा अच्छा लगेगा क्या? कम से कम मुझे तो बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, और ये सुनकर कितने लड़के शादी के लिए तैयार होंगे?
तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं हिंदुस्तानी लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। कोई भी अपनी पत्नी को स्टेज पर नाचते नहीं देखना चाहता है। कला की प्रशंसा करना एक बात है, कलाकार से शादी करना दूसरी बात है। शादी शादी शादी! शीतल एकदम चीख पड़ी। बंद करो मम्मा, बोर हो गई हूँ। क्या लड़की के करियर की यही एक आखिरी शर्त है? शादी? ओह गॉड! हाँ, यही एक आखिरी शर्त है और अनिवार्य भी, कहकर मैंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मेरी प्रगतिशीलता का नकाब किसी ने फाड़ कर फेंक दिया था और मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। सच तो यह है कि शादी ऐसे इंसान से करो जो आपके उस काम से प्यार करे जिससे आप प्यार करते हैं, न कि काम ऐसा करो कि बस शादी हो जाए। तो ये बात ही कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।